औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम dear friends, I hope you will be fine and taking good care of your health. Today the date is 8th April 2021 and the day is Thursday. It's the chemistry lecture of class 9th. Chapter number 2, Structure of an Atom. First of all, look towards students' learning outcomes. After completing this lecture, you will be able to define atom and its subatomic particles, structure of an atom, theories related to structure of an atom, and isotopes and its uses, and also electronic configuration of. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि थ्योरीज़ कौन कौन से साइंटिस्ट ने पेश की थी कि एटम का स्ट्रक्चर असल में है कैसा। तो टुडे वी विल डिस्कस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को शो करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं एटम्स के अंदर। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया है कि रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉयल ली थी और फॉयल जैसा से एक शीट ली थी उसने, ठीक है, बिल्कुल थिन सी थी, पतली सी थी और उसकी थिकनेस जो थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी और उसके ऊपर जो उसने बम्बार्ड करवाए थे वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स असल में हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम का आपको पता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, अल्फ़ा के ऊपर भी पॉजिटिव ही चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, Rutherford bombarded a very thin gold foil about 0.004 centimeter thickness with alpha particles. He used alpha particles obtained from disintegration of polonium. पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए या वो उसके पार्ट्स में तोड़ दिया जाए तो वो डिसइंटीग्रेशन होता है। कि पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन के दौरान उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वहाँ से ऑब्टेन किए थे, वहाँ से हासिल किए थे और वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो हीलियम न्यूक्लियाई थे जिनके ऊपर डबल पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट है कि ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट का मतलब कि मुड़ जाना, कुछ बहुत सारे कम पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट किए थे, बट ओनली 1 मिलियन वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री और ज़्यादातर जो थे वो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट किए थे। रदरफोर्ड परफॉर्म्स अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, सिर्फ गोल्ड फॉयल के साथ नहीं बल्कि बाकी और भी एलिमेंट्स की फॉयल्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, लेकिन क्या हुआ था, रिजल्ट सबके सेम आए थे। अब कंक्लूजन्स उसने क्या निकाले थे, रदरफोर्ड ड्रॉ फॉलोइंग कंक्लूजन्स। सिंस मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो डिफ्लेक्ट के बगैर सीधे एटम के अंदर से गुजर गए थे। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री shows that these particles were deflected by electrostatic repulsion। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट किए थे वो किस वजह से किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है वो कौन कौन सी दो फोर्स के दरमियान है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम पार्ट ऑफ एन एटम। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कौन सा होता है, यस, न्यूक्लियस होता है। अभी ये आगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और जो जिनका मैस ज़्यादा था अल्फ़ा पार्टिकल्स का वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। नेक्स्ट नीचे पैराग्राफ देखें, यहाँ पे उसने कंक्लूजन ये निकाला था जो रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किया था वो एक प्लेनेटरी मॉडल था। प्लेनेटरी मॉडल क्या होता है, सोलर प्लैनेट्स का जो होता है सोलर सिस्टम से बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। कि दरमियान में सन होता है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से दरमियान में न्यूक्लियस है। यहाँ पे उसने कहा है कि एक मैस ऑफ एन एटम जो है वो कंसनट्रेट करे एक पॉजिटिवली पार्ट ऑफ एन एटम को, और उस एटम को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था, ठीक है। और उसके गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स में, सर्कल्स में
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहेंगे अपने ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट डिफेक्ट्स क्या थे इसके? जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था इसमें कुछ डिफेक्ट्स, कुछ गलतियां थी। वो गलतियां क्या क्या थी कि फर्स्ट देखिए, क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल्स विल इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वो चार्ज पार्टिकल हैं तो वो एनर्जी इमिट करेगा, रिलीज़ करेगा कंटिन्यूसली वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब तक वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा। दस द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, उसका ऑर्बिट जो है वो फिर स्मॉलर और स्मॉलर होता जाएगा, और एंड पे क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा, और इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, तबाह हो जाएगा। इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट करता रहेगा तो इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन एक लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से ही एक्सप्लेनेशन ली थी, और उसने उसके जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव किया था। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है कि एक साइंटिस्ट था बोहर, मीन्स के डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था उसने एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से अदर साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को यूज करते हुए जो हाइड्रोजन एटम के केमिस्ट्स होते हैं वो न्यू एक्सप्लेनेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है, हाउ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट्स टू फॉर्मुलेट न्यू एक्सप्लेनेशन। सो ओके स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों ने ये बताया कि किस तरह से एटम के एटॉमिक थ्योरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे कर रहे होते हैं, और उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका उसका डिस्टेंस के साथ, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही एनर्जी भी होगी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू आपको बता दी है 6.626 × 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड्स। फोर्थ पॉइंट है, लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ हायर एनर्जी लेवल, कि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है, और एमिट होती है लाइट जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी में लेवल में फॉल करता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज़ एक्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। एनर्जी जो है टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी कि हायर एनर्जी जो है वो उसमें से आप लोअर एनर्जी माइनस कर दें। नेक्स्ट ये ब्लॉक देखिए, साइड ब्लॉक, इसमें आपने क्वेश्चन बनाना है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड का उन्होंने क्या कहा है कि रदरफोर्ड वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, और उसने बताया था कि एटम का जितना ज़्यादातर मैस है वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से होता है, और जो बाकी रह जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स नाइजली द स्टेबिलिटी। उसने बोहर ने क्या किया था कि उसने एटम के स्टेबिलिटी को शो किया था, और नेक्स्ट जो है उसने बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट लुक टूवर्ड्स इस डायग्राम। इस डायग्राम से आपको शो हो जाता है, इजीली बताया जाता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किस शेप का था और बोहर्स का एटॉमिक मॉडल किस शेप का था।